नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर कैदी और कोकिला। देखिए, ये चैप्टर हमारे क्लास में काफी सेशन से चल रहा था और लगभग एंड की तरफ हमारा ये चैप्टर है। तो आज हम इस चैप्टर को एंड करेंगे और उसके बाद देखिए, क्योंकि अब जैसे कि परीक्षाएं भी नजदीक है तो हमें फटाफट अपना ये बाकी का जो सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है। तो और साथ ही आपके जितने भी डाउट्स हैं, यानी कि आपको यदि किसी भी चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप वो पूछेंगे और फिर हम व्याकरण से जुड़ा हुआ भी थोड़ा सा सेशन यहाँ पर आगे बढ़ाने वाले हैं। तो इसीलिए आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे यहाँ पर, जिसका नाम है कैदी और कोकिला, जिसको लिखा गया है माखन लाल चतुर्वेदी जी द्वारा। और ये एक कविता है और मैंने आप लोगों को इसके बारे में लास्ट कुछ 2-3 सेशन में हमने इस कविता के बारे में पढ़ा कि जो माखन लाल चतुर्वेदी जी है कि किस तरह से उन्होंने इस कविता को लिखा, क्योंकि ये उस टाइम के कवि है जब हमारा देश जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था, अंग्रेजों के एक तरह से अधीन था। तो बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता सेनानी, बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे लोग क्या कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेज क्या करते थे, उनको किसी न किसी बहाने जो है पकड़ते थे और जेल में डाल देते थे। और जेल में डालने के बाद उनकी क्या दुर्दशा होती थी, क्या कुछ उनके साथ होता था, इसमें माखन लाल चतुर्वेदी जी ने एक कोयल के माध्यम से, और क्योंकि देखिए ये कुछ लोग ही कर रहे हैं ये सारी चीजें, बाकी की जो देश की जनता है वो किस तरह से डरी हुई, सहमी हुई, चुपचाप बैठी है, उस जनता को भी यहाँ पर जागृत करने की कोशिश की गई है, उसको भी यहाँ पर जगाने की कोशिश की गई है कि सबके अंदर कैसे स्वतंत्रता की अलख जगाई जाए, कैसे बताया जाए कि कुछ लोग जो है कितना ज्यादा एक तरह से कितनी प्रताड़नाएं सह रहे हैं, कितने ज्यादा दुख उठा रहे हैं, कितने ज्यादा कष्ट उठा रहे हैं अपने देश के लिए। तो ताकि दूसरे लोगों में भी क्या हो, एक क्रांति आए, दूसरे लोगों के अंदर भी एक जोश आए कि एक उनको भी लगे कि हाँ, हमें भी अपने देश के प्रति, अपनी देश की आजादी के लिए आवाज उठानी है और क्या करना है, क्रांति करनी है, आंदोलन करने हैं, सहयोग देना है अपने देश की आजादी को वापस लाने में। तो देखिए, हमने यहाँ पर कवि माखन लाल चतुर्वेदी जी के बारे में पढ़ा था, जैसे कि हिंदी साहित्यकाश में राष्ट्रीय कवि की गरिमा प्राप्त करने वाले माखन लाल चतुर्वेदी जी का एक सर्वोच्च स्थान है। और मात्र 16 वर्ष की उम्र में जो है ये अध्यापक बन गए थे और बाद में इन्होंने प्रथा पत्रिका का संपादन भी किया और इसी श्रृंखला में उन्होंने कर्मवीर प्रताप पत्रिका का भी संपादन किया। तो बहुत सारा इनके बारे में आपकी पाठ्य पुस्तिका में दिया है, जो आपने पहले भी पढ़ा होगा। और क्योंकि क्लास काफी टाइम बाद हो रही है तो फिर आप लोगों को एक बार रिवाइज कराने के लिए मैंने आज यहाँ पर ये क्लियर किया। इसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो इस चैप्टर के प्रति जो तथ्य है वो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कि क्या है, कि कवि स्वतंत्रता सेनानी है और देशभक्त है और अंग्रेजों के विरोधात्मक विरोधात्मक कविताएं जो है लिख रहे हैं और उनका प्रकाशन करते हैं, उसमें वो निपुण है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि वो क्या है, स्वतंत्रता सेनानी है। और उनकी कविताओं में ये जो विरोध है ब्रिटिश शासन के लिए, जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो साफ दिखाई देता है। और देखिए, यहाँ पर जो कवि हैं इस कविता में एक कोयल को अपने आक्रोश को, ब्रिटिश शासन के प्रति अपना जो आक्रोश है उसको अभिव्यक्त करने के लिए एक कोयल के माध्यम से कहते हैं कि कोयल, ये कोई मधुर गीत गाने का समय नहीं है कि तुम बहुत अच्छे गीत गाओ, मीठे गीत गाओ, क्योंकि ये मुक्ति के गीत सुनाने का समय है। इस टाइम पे हमें स्वतंत्र होने की आवश्यकता है, मुक्ति गीत सुनने की आवश्यकता है। तो कवि को लगता है कि अब कोयल जो है वो पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि ये पूरा देश जो है एक जेल है और यहाँ की जो प्रजा है, यहाँ की जो जनता है वो क्या है, ब्रिटिश
शासन के अधीन है और उनके द्वारा दिए गए कष्टों को सह रही है और उसी कारण वो क्या कर रही है, रो रही है। तो बहुत सारे काव्यांश हमने पढ़े थे और कुछ को हमने रिवाइज भी कर लिया था। तो बहुत ही सुंदर कविता की पंक्तियां हमने, जैसे हमने यहाँ पर, क्यों गाती हो, क्यों गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। अब जेल में देखिए, कभी रात्रि का समय है और कभी अपनी जेल में है और कभी कहीं से अंधकारमयी काल कोठरी है और कहीं से जो है कोयल की आवाज उन्हें आती है। और देखिए यहाँ पर जो बताया गया है कि उस दिन जो है चांद भी नहीं निकला हुआ है, यानी कि ऐसी काल कोठरी है कि जहां पर चंद्रमा का प्रकाश भी नहीं पहुंच सकता। तो वो उस पे बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि तुम क्यों गा रही हो, किसका संदेशा तुम लेकर आई हो, कोकिल बोलो तो। देखिए, ऊंची काली दीवारों के घेरे में डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को नहीं देते भरपेट खाना, मरने भी नहीं देते तड़प कर है रह जाना। तो देखिए उनकी सिचुएशन, उनकी क्या कंडीशन है उस जेल में, उसको वो बता रहे हैं कि हमें कहाँ रखा जाता है, किसके साथ रखा जाता है, चोरों के साथ, डाकुओं के साथ, बटमारों यानी कि जेब कतरों के साथ रखा जाता है और जीने के लिए पेट भर के खाना भी नहीं दिया जाता और मरने के लिए छोड़ा भी नहीं जाता। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लुटा। मतलब इतना दर्द भरा गाना तुम क्यों गा रही हो, क्योंकि तुम तो मृदुल वैभव की रखवाली सी हो, यानी कि तुम्हारा गीत तो बहुत ही मीठा है, बहुत ही सुरीला है, तुम क्यों इस तरह के गीत गा रही हो, कोकिल बोलो तो। ये देखिए, ये सारी जो सप्रसंग व्याख्या है ना, ये मैं पहले कर चुकी हूँ और इसीलिए क्योंकि अभी इसका काफी जो पार्ट है वो शेष रह गया था, इसीलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ रहे हैं तेजी से इसको रिवाइज करते हुए, ताकि अपने आगे के पार्ट को कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या था, क्या हुई बावली। अब देखिए, जब कोयल बार बार चीख रही है, बार बार चिल्ला रही है, तो कवि कहते हैं क्या हुई बावली, यानी कि क्या तुम बावली हो गई हो। अर्धरात्रि को जो चीखी, कोकिल बोलो तो किस दवानल की ज्वालाएं हैं दिखी। क्या तुमको कोई दवानल यानी कि वनाग्नि जो है, वन में लगने वाली जो अग्नि है, क्या तुमने कोई ऐसी आग देख ली है जिसको देखकर तुम अर्धरात्रि में भी चीख रही हो, चिल्ला रही हो, कोकिल बोलो तो। क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। अब देखिए, जिन जंजीरों से वो बंधे हुए हैं, आज के टाइम पे जो है कैदियों को, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार कैदी होते हैं, शायद उन्हीं को जंजीरों में ऐसे जकड़ कर रखा जाता है कि इधर भी जंजीरें लगी होती है, पैरों में भी जंजीरें लगी होती है और पूरी इस तरह से बॉडी में जंजीरें लगी हुई होती है। लेकिन उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स थे, वो क्या करते थे, इसी तरह से सबको रखते थे, जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उनको भी वो इसी तरह से रखते थे, यानी कि बहुत सारी प्रताड़नाएं, बहुत सारे दुख होने देते थे। तो यहाँ पर क्या कहा, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, मतलब तुम रो क्यों रही हो, क्या तुम्हें मेरे ऊपर ये जो जंजीरें मैंने पहनी हुई है, गहना, क्योंकि उन्होंने हाथ में भी पहना हुआ है, गले में भी डाला हुआ है, पैरों में भी डाला हुआ है और पूरे बदन पर इस तरह से जंजीरें लगी हुई है, तो कहती क्या देख न सकती जंजीरों का गहना। कोल्हू का चरक चूं जीवन की तान, जो ये कोल्हू चलता है ना, यही अब हमारे जीवन में एक तान शेष रह गई है। मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता रहता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। वो कहते हैं इतना सब कुछ होने के बाद भी हम इनके आगे झुकते नहीं है, हम पूरा काम करते हैं, हम सब कुछ करते हैं और इनके अंदर जो अकड़ है कि ये हमें दुख देंगे, ये हमें कष्ट देंगे, ये हमें परेशानी देंगे, हम हर एक चीज का डटकर मुकाबला करते हैं, इनके सामने हम डटकर खड़े रहते हैं। तो देखिए वो कहते हैं कि दिन में करुणा ना जगे, कि दिन में किसी को हमारे बारे में पता ना चले, तो इसीलिए तुम रात में रो रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों, कोकिल बोलो तो। इतने शांत समय में अंधकार को भेद कर हे कोयल तुम क्यों रो रही हो, बोलो तो। चुपचाप मधुर विद्रोह बीज बो रही हो क्यों, जो विद्रोह के बीज हैं तुम वो क्यों बो रही हो, यानी क्या तुम चाहती हो कि समस्त जनता जागृत हो, समस्त देश की जो जनता है, जो डर कर सहम कर बैठी हुई है, वो
उसके अंदर भी ये क्रांति जगे। स्वतंत्रता की अलख तुम उसके अंदर भी जगाना चाहती हो, इसलिए तुम रात को रो रही हो। अब देखिए, हमने जहां तक काफी अच्छे से पढ़ लिया था, उसके बाद हम इस वाले पे काव्यांश को भी हमने यहाँ पर एक बार पढ़ा था, लेकिन रिवाइज नहीं करा था, तो इसको आगे हम पढ़ते हैं और उसके बाद हम टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। काली तू रजनी भी काली, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। अब देखिए, कोयल का रंग कैसा होता है? कोयल का रंग होता है काला। और रजनी का क्या अर्थ होता है? रजनी का अर्थ होता है रात, यानी कि जिस काली रात में तुम गा रही हो, ठीक है ना, उसका रंग भी काला है और तुम्हारा रंग भी कैसा है? काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। और ये शासन जो है, इसकी करतूतें भी काली है, इसका काम भी बहुत बुरा है। काली लहर कल्पना वाली, काली लहर कल्पना वाली, मेरी काल कोठरी काली। अब वो देखिए, सब काली। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस तरह से उन्होंने तुकबंदी यहाँ पर की है। आप लास्ट पंक्तियां देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये कविता को बनाती है और साथ ही हमें एक उत्साह हमारे अंदर भरती है। आप देख सकते हैं एंड की सारे वर्ड्स, आप सारे शब्दों को देखिए कि काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें, जो काला रंग होता है, जो काला रंग होता है, उसको क्या माना जाता है? उसको अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है ना? काले रंग को कभी भी शुभ नहीं माना जाता, अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर क्या कहा है कि तू काली, रात भी काली, शासन जो हमारे साथ काम कर रहा है, जो उसकी करनी है, जो उसकी करतूत है, वो भी काली है। काली लहर कल्पना काली, और ये जो समय चल रहा है, ये भी बहुत बुरा चल रहा है। और सोच सोच कर जो हम कल्पना कर रहे हैं कि अगर इसी तरह का ये समय रहा तो फिर जो आगे आने वाला समय भी है वो भी अच्छा नहीं होगा। यानी कि काली लहर कल्पना काली, कल्पना में भी हम अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। और मेरी काल कोठरी काली, जिसमें मैं बैठा हूं, ये काल कोठरी भी बिल्कुल अंधकारमयी है, बिल्कुल काली है। टोपी काली, कमली काली। जो आपने देखा होगा ना, कैदियों को किस तरह के कपड़े दिए जाते हैं, व्हाइट कलर के कपड़े होते हैं और फिर उसमें एक व्हाइट रंग की टोपी होती है और एक काला कंबल केवल ओढ़ने के लिए दिया जाता है। बस इतनी ही चीजें होती। तो वो कहते हैं कि टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। और जिन लोह श्रृंखलाओं के बीच में मुझे रखा गया है, वो लोह श्रृंखलाएं भी कैसी हैं? वो भी काली है। क्या कहते हैं? पहरे की हूं कृति सी ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। तो देखिए कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। अब हम यहाँ से इसकी एक बार सप्रसंग व्याख्या करेंगे और देखिए फिर इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन आपको करूंगी। तो देखिए क्या कहा है, प्रसंग कैसे लिखेंगे ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका 36 भाग 1 के पाठ कैदी और कोकिला। देखिए ये नंबर आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कुछ जो आपके चैप्टर्स है वो डिलीट हुए हैं इस बार सिलेबस से, यानी कि इस बार आपके एग्जाम में नहीं आएंगे, तो उसको उसकी जगह पर आप यहाँ पर चैप्टर चेंज कर सकते हैं। कविता कैदी और कोकिला से ली गई है। इसमें कवि ने काले रंग को अशांति और दुख का प्रतीक बताया है। इन पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने काले रंग को अशांति और दुख का प्रतीक बताया है। तो देखिए अब क्या क्या कहा है वो मैंने आपको बता दिया कि तू काली रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। तो क्या कह रहे हैं? देखिए कह रहे हैं कि अंग्रेजी शासन के दौरान जब वो जेल में है, काल कोठरी में है, तो सभी सेनानियों के साथ हो रहे घोर अत्याचारों का वर्णन कर रहे हैं। और काले रंग को, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि काले रंग को शुभ नहीं माना जाता, काले रंग को हमारे समाज में उस टाइम जो दुख फैला हुआ है, जो अशांति फैली हुई है, उसका प्रतीक माना गया है। और इसीलिए कवि ने यहाँ हर चीज को काला बताया है। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी भी हम किसी शुभ काम में जाते हैं
तो हमारे कपड़े जो होते हैं बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ही रंगीन होते हैं, और उसमें अगर कोई काला कपड़ा पहन के आता है तो कहते हैं अरे यार काला कपड़ा पहन के आया हुआ है, या कोई पहन के जाता है तो उसको मना किया जाता है कि काला मत पहनो, ठीक है ना, काले रंग को शुभ नहीं माना जाता। तो उस टाइम पे तो जो हमारे देश में हो रहा था वो सब कुछ बुरा ही बुरा हो रहा था, सब कुछ गलत हो रहा था, तो दुख और अशांति चारों तरफ थी, तो उसी का प्रतीक बताया गया, इसलिए हर चीज को उन्होंने काला कहा है। ठीक है, कवि कैदी के माध्यम से कह रहे हैं कि तू कोयल खुद भी काली है, ये रात भी घोर काली है, और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार के द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है, दुख देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, कष्ट देने वाली है, लोगों में अशांति फैलाने वाली है, डर फैलाने वाली है। तो उनकी सारी करतूतें कैसी है? काली है। और जेल की चार दीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। मैंने जो टोपी पहनी हुई है ये भी काली है, और मैंने जो कंबल ओढ़ा हुआ है ये भी काला है, मैंने जो लोहे की जंजीरें पहनी है ये भी काली है। और इसी वजह से हमारे अंदर जितनी भी कल्पनाएं आ रही है, क्योंकि जब हम चारों तरफ, जब हम दुख में होते हैं ना, जब हम डरे हुए होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, हमें बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है, बहुत ज्यादा टेंशन में होते हैं, अशांति होती है, या किसी बात का भय होता है, तो उस टाइम पे विचार जो आते हैं ना वो भी अच्छे नहीं आते, उस टाइम पे विचार भी नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि उस टाइम पे हमारी सोच जो है अरे नहीं क्या पता अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि कल्पनाएं भी क्या होती है फिर काली हो जाती है। तो वो कहते हैं कि इस तरह से हमारी आने वाली कल्पनाएं भी काली हो गई है, और इतनी यातनाओं को सहने के बाद हमारे ऊपर दिन भर नजर रखने वाले पहरेदारों की हुंकार और गाली भी हमें सुननी पड़ती है। अब देखिए इतनी सारी चीजें झेलने के बाद जो भी पहरेदार है वो भी सीधे मुंह बात नहीं करते, वो भी गाली से ही शुरुआत करते हैं और गाली पे ही खत्म करते हैं, गालियां देते हैं, और अपने एक तरह से, और उनकी जो आवाज होती है ना जब वो मुंह खोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे सांप हमें डसने के लिए दौड़ रहा हो, यानी कि इतना गंदा गंदा वो अपने मुंह से बोलते हैं, अपने मुंह से वो इस तरह की बातें बोलते हैं जैसे सर्प का डंक उन्हें लग रहा हो। ठीक है ना, तो देखिए विशेष क्या है यहाँ पर, काली शब्द में यमक अलंकार और अनुप्रास अलंकार है, बोलचाल में खड़ी भाषा, खड़ी बोली भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे अच्छे से और फिर लिखने की कोशिश भी करेंगे। अब देखिए आगे है कुछ पंक्तियां, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती कोकिल बोलो तो, यानी कि ये जो पूरा काला संकट सागर है, ये जो पूरा काला संकट भव सागर है, तो यहाँ पर तुम मरने को तैयार हो, यानी कि ऐसा लग रहा है कि मरने को मदमाती, मदमाती यानी कि उतावली हो रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अब मतलब क्यों आई हो यहाँ पर, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, सब कुछ बुरा है यहाँ पर। ठीक है, तो कह रहे हैं अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, इस जगह पर तुम अपने चमकीले गीतों को क्यों बिखरा रही हो, कोकिल बोलो तो फिर से प्रसंग सेम आएगा, नीचे की जो लाइन है वो बदल जाएगी, यानी कि विशेष क्या है आपके इस काव्यांश में उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। तो सेम चीज है, प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के पाठ कैदी और कोकिला से ली गई है, जिसमें कोयल अंधेरी आधी रात में भी आजादी के गीत गा रही है, ये यहाँ पर कवि हमें बता रही है। ठीक है, तो देखिए इसकी व्याख्या भी बिल्कुल जो मैंने आपको बताया बहुत ही ज्यादा सरल है, अब आप एक बार जब पढ़ लेते हैं तो आसान हो जाता है आपके लिए। जैसे देखिए कवि यह नहीं समझ पा रहे हैं कि कोयल जो है स्वतंत्र होने के बाद भी, क्योंकि कोयल पर कोई पहरा नहीं है, कोयल तो एक पक्षी है, वो अभी यहाँ तो अभी वहां है, ठीक है, तो उस पर कोई भी पहरा नहीं होने के बावजूद भी वो इस अंधेरी काली रात में, देखिए या तो उस पर प्रेशर होता कि चलो अभी तुम गाओ, ठीक है ना, कि तुम्हें इस अंधेरी रात में ही गाना है, तब वो शायद गाती, लेकिन जब वो पूरी तरह से स्वतंत्र है अपने गीत के लिए कि वो दिन में गा सकती है, सुंदर सुहावने मौसम में गा सकती है, धूप में गा सकती है, उजाले में गा सकती है,
तो इस अंधेरी रात में वो क्यों गा रही है और कारागार के ऊपर ही मंडरा मंडरा कर अपनी मधुर आवाज क्यों दे रही है? क्या इस संकट में वो खुद के लिए खुद को इसलिए लेकर आई? क्या कहा है कि क्यों आई मरने को मदमाती, कि क्यों तुम इस संकट सागर में क्यों आई हो, यानी कि क्यों यहाँ पर आ गई, कि क्या उसको भी मरने की जल्दी है, यानी कि उसने भी क्या मरने की ठान ली है, क्योंकि इसका तो कोई लाभ होने वाला नहीं है, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। यहाँ पे आएगी अंग्रेज जो है, उनके काम अच्छे नहीं है, उनका कुछ भी अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल वो यहाँ पर जो आता है वो फिर बहुत ही एक बुरी स्थिति में फंस जाता है। इसीलिए कैदी कोयल से पूछ रहे हैं कि बताओ तुम इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी आजादी की भावना जगाने वाले गीत क्यों गा रही हो? तो देखिए यहाँ पर विशेष है संकट सागर, सवर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है तो अनुप्रास अलंकार है, बोलचाल में खड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है और इस काले संकट सागर पर रूपक अलंकार है। ठीक है, तो अलंकार मैंने आप लोगों को पढ़ाए भी हैं और क्योंकि देखिए इस तरह से अब आप बड़ी क्लासेस में चले गए हैं तो ये विशेषताएं आपको बतानी होती हैं। अगर कोई भी देखिए व्याकरण, अब जो नेक्स्ट हमारे सेशंस होंगे कुछ चैप्टर्स के बाद, उसमें हमारा टोटली व्याकरण चलेगा और जहां पे आपको लगेगा कि कोई भी डाउट है, क्योंकि व्याकरण आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 9th ही नहीं 10th 11th 12th या उसके बाद भी जो आप अपने कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देते हैं उनमें आपको काम आता है। तो खास तौर पर जो अलंकार है या समास है या इस तरह की चीजें हैं, ये बहुत ही कॉमन होती हैं आगे चलकर भी। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको अगर कहीं पर भी आपको लगता है कि आपको अलंकार पढ़ने हैं, क्योंकि वैसे तो हम चलाएंगे आगे अपने चैप्टर में ये सारी चीजें, लेकिन अगर आपको लगता है तो आप बता सकते हैं। तो इस तरह से अगली पंक्तियां हम पढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, अब देखिए वो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं कोयल और अपनी। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार। कहते हैं तेरा नभ भर में संचार और मेरा 10 फुट का संसार। अब आपको पता है 10 फुट कितना होता है? ठीक है, 10 फीट का एक कमरा है, उसी में वो एक छोटा सा कमरा है 10 फीट का, यानी कि जिसमें 5 से 6 फीट का आदमी जो है आराम से लेट सकता है, फिर थोड़ी सी जगह जो है बच जाती है इतनी सी, और वही उनका घर है, वही उनका संसार है, वही उनका सब कुछ है। वो कंपेयर करके कह रहे हैं कि तुझे मिली हरियाली डाली, यानी कि तेरे लिए तो चारों तरफ हरियाली डालियां हैं जहां तू घूम सकती है, उठ सकती है, बैठ सकती है, उड़ सकती है, खा सकती है, गा सकती है, और मुझे मिली कोठरी काली, और मेरे नसीब में क्या है? ये काल कोठरी है। और तेरा नभ भर में संचार, और तुझे तो पूरे नभ में, पूरे आकाश में चक्कर लगाने हैं, मेरा तो केवल ये 10 फुट का संसार है। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे गीत कहावे वाह, यानी कि जब तू गाती है, जब तू गाती है लोग खुश हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, वाह सुरीली आवाज है, सुंदर है, क्या है क्या नहीं है, इस तरह से बहुत लोग जो है तेरी तारीफें करते हैं, खुश हो जाते हैं। लेकिन रोना भी है मुझे गुनाह, अगर अपनी इस कंडीशन पर मैं यहाँ पर रो भी दूं ना तो ये मेरे लिए गुनाह है, यानी कि इसका भी मुझे दंड मिलेगा, यानी कि मैं अपनी खुशी के लिए यहाँ पर रो भी नहीं सकता, अपने दुखों को भुलाने के लिए यहाँ पर रो भी नहीं सकता, मेरा रोना भी यहाँ पर गुनाह है। देख विषमता तेरी मेरी, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। वो कहते हैं देख मेरी विषमताओं को देखकर तू रणभेरी बजा रही है, यानी कि बिल्कुल बड़ी बड़ी आवाज में गा रही है। तो देखिए सेम आपको इस प्रसंग लिखना है, क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका क्षितिज भाग 1 के कैदी कोकिला पाठ से ली गई हैं और इसमें कवि ने बंदी और कोयल की तुलना की है। क्या की है? एक बंदी और कोयल की तुलना उन्होंने की है। तो देखिए ये क्लियर तो लगभग मैंने आपको कर दिया है, फिर आप यहाँ पर व्याख्या एक बार समझ लीजिए कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कोयल से कोयल एवं बंदी कैदी की मनःस्थिति की तुलना कर रहा है कि क्या एक कोयल की मनःस्थिति है, क्या एक कैदी की मनःस्थिति है, जहां कोयल एक और पूरी तरह से स्वतंत्र है
और स्वतंत्र है, उसको हरी हरी डालें मिली हुई है, यानी कि पेड़ पौधे हैं जिस पर वो उड़ती है, खाती है, गाती है, नाचती है, कूदती है, फुदकती है। और जहां कोयल से बिल्कुल विपरीत, ठीक है, जहां कोयल एक तरह से अपने मनचाहे गीतों को गा सकती है, विचरण कर सकती है, घूम सकती है, बिल्कुल वही कैदी जो है एक अंधकार से भरी 10 फुट की चार दीवारी में बंद है, जहां जीवन बिताना बहुत कठिन है। और वहां पर उस 10 फुट के संसार में भी वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। यहां तक खुश होना तो बहुत दूर की बात है, वो वहां पर रो भी नहीं सकता, अपना दुख भी नहीं मना सकता, और ये भी उसके लिए गुनाह है। तो जहां वो कहते हैं कि कोयल तेरी गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, वहां किसी कैदी के रोने रोने तक को यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। तो वो अपनी दोनों की परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर बताते हैं और कहते हैं फिर भी कोयल तुम युद्ध का संगीत क्यों बजा रही हो। कोयल से वो जानना चाहते हैं कि आखिर वो इस रहस्यमय ढंग से गाने का यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब अर्धरात्रि में चीखने का यहाँ पर क्या मतलब है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर, मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो देखिए यहाँ पर क्या कहा है, सप्रसंग व्याख्या है, तो फिर से प्रसंग यहाँ पर पढ़ेंगे, तो प्रसंग बाकी का सेम पार्ट रहेगा, लेकिन आगे देखिए कवि ने कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, और कैदी कोयल से प्रश्न पूछ रहा है कि मैं और जो तुमने ये हुंकृति दी है ना, इस हुंकृति के लिए मैं और क्या कर दूं, और क्या ऐसा करूं कि सब कुछ अच्छा हो जाए। तो देखिए आगे यहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कोयल और कैदी दोनों के अंदर स्वतंत्रता की जो एक प्रबल भावना है उसको उन्होंने दर्शाया है, ठीक है ना। तो जहां कोयल अपने जोशीले गान से देशवासियों में क्रांति का गीत फैला रही है, विद्रोह को जागृत कर रही है, और कैदी स्वतंत्रता सेनानी है वो लगातार अंग्रेजी सरकार की यातनाएं सह रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कोयल की आवाज को कैदी के लिए आजादी का संदेश बताया है, जिसे सुनकर कैदी कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि उसके अंदर भी एक जोश आ जाता है, एक उत्साह आ जाता है। अब वो निराश नहीं है, वो सोचता है कि जिस तरह से मैं यहाँ पर यातनाएं सह रहा हूँ, इसी तरह से पूरा देश जो है अपनी अपनी तरीके से लगा हुआ है अपने देश को आजाद कराने में। तो वो कहते हैं कोयल मुझे बता, मैं गांधी जी द्वारा चलाए गए इस स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से अपने प्राणों को झोंकूं और क्या करूं मैं। और कहते हैं कि मैं तुम्हारे गीत को सुनकर अपनी रचनाओं द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़कने वाली अग्नि तो पैदा कर रहा हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आजादी के लिए और क्या करूं। यानी कि अब वो कहते हैं मैं अपने लेख से, अपने लेखन से जो एक लोगों के अंदर क्रांति, एक लोगों के अंदर जोश, एक लोगों के अंदर उत्साह, एक लोगों के अंदर विद्रोह की भावना में जागृत कर तो रहा हूं, और क्या करूं ये तुम मुझे बताओ अपनी रचनाओं से, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लगभग जो है अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, काफी अच्छे से हमने इसे पढ़ा और काफी अच्छे से समझा, और जितने अच्छे से हमने इस चैप्टर को पढ़ा है मुझे लगता है आपके लिए प्रश्नोत्तर करना बहुत ही ज्यादा सरल होगा। फिर भी कोई डाउट होता है चैप्टर से रिलेटेड तो उसे नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट रह जाता है या कोई भी चीजें आपकी शेष रह जाती है पार्ट से रिलेटेड, वो भी क्लियर करें। इस तरह से चैप्टर कंप्लीट होता है, सेशन भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।